सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पीएचडी के पेपर को, पीएचडी एंट्रेंस के पेपर को, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का एग्जामिनेशन का पेपर है 2019 का। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो कि सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी के जो 3 पार्ट के अंदर हम उसको कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड थ्रू। अब यहाँ पे बोला गया है जो आपके जैसे आप रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं डेटा कलेक्शन, तो उसमें हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के 2 सोर्सेस होते हैं बेसिकली। एक आपका प्राइमरी सोर्स है और दूसरा आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर वो डेटा आते हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। यू आर कलेक्टिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, तो वो हमारे प्राइमरी नेचर का डेटा होता है जिसके जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड नहीं होता है। और ये डेटा आप फ्रेश कलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे आप कहीं पे गए तो जैसे सेंसस का डेटा होता है तो वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट पे, और वो डेटा कहीं पे पब्लिश नहीं होता है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टूल दिए गए हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा टूल यूज किया जाता है। क्वेश्चनर है, इंटरव्यू शेड्यूल है और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। तो ये तीनों ही जो हैं आपके डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, बेसिकली टूल्स हैं जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चनर के अंदर आपको अलग अलग आप क्वेश्चंस बनाते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तैयार करते हैं और रिस्पोंडेंट को दे देते हैं। और इंटरव्यू शेड्यूल और ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप पूछते हैं, एक तरह से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और आप इंटरव्यू लेते हैं रिस्पोंडेंट का। तो ये सारे ही टेक्निक आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका इसके अंदर आंसर सही बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सैंपल। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा आपका ऐसा एलिमेंट है जो सैंपल के अंदर नहीं आता है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे रिप्रेजेंटेटिवनेस आपका, इसके बाद इंडिपेंडेंस, हेट्रोजेनिटी या एडिक्वेसी। देखिए जो सैंपल होता है आपको, आप सभी को पता है सैंपल होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होता है किसी भी स्टडी का, जिसको कि हम यूनिवर्स कहते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है, या इसको पॉपुलेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से अगर हम लोग पूरे को स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता तो उसके कुछ पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और जिसको हम एज ए सैंपल यहाँ पे लेते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स का एक पार्ट होता है सैंपल, जो कि रिप्रेजेंट करता है होल यूनिवर्स को, राइट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स में हो, वही कैरेक्टरिस्टिक आपके सैंपल में भी होना चाहिए। तो ये एक आप कह सकते हैं कंडीशंस होती है अच्छे रिजल्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिवनेस तो होनी चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए आपका सैंपल आपके यूनिवर्स को। यही आपकी एक अच्छे सैंपलिंग की जो हम कह सकते हैं इसेंशियल क्वालिटी है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब एक सैंपल दूसरे सैंपल से अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं उन केस में आपके सारे ही सैंपल एक दूसरे से एक तरह से मिल रहे हैं और एक के जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक अच्छा एलिमेंट नहीं है। हेट्रोजेनिटी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे गलत है और आंसर आपका यही बनेगा। ये इसेंस नहीं है, ये बेसिकली ये आपका एक तरह का एरर होता है। आपके जो सैंपल हो उसमें हेट्रोजेनिटी होना मतलब आपके लिए एरर कमिट आपने कर ली है, तो इस एरर को दूर किया जाता है और ये हेट्रोजेनिटी यहाँ पे नहीं होता है। एडिक्वेसी आपका होना चाहिए और ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ए बी एंड डी। सी ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला आपको दे रखा है। यहाँ पे बोला कि इस फॉर्मूले को किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर, प्रोबेबल एरर ऑफ आर, बाइज्ड एरर ऑफ आर या अनबाइज्ड एरर ऑफ आर। तो ये जो फॉर्मूला है आपका बेसिकली ये आपका होता है प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इस फॉर्मूले को, इसको ध्यान में रखना। और जो ये 0.6145 है बेसिकली ये लिमिट दी गई है, जो आपके एक एनपीसी में आप लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो लिमिट दे रखी रहती है स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिकली लिमिट होती है, तो वही लिमिट इसमें दी गई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द नेम ऑफ सर फ्रांसिस गैल्टन इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे देखिए एक जो फ्रांसिस गैल्टन थे उनका एसोसिएशन था किसी थ्योरी के साथ में हम कह सकते हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे हम कहते हैं कि थ्योरी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ में नॉर्मल कर्व, कोरिलेशन या रिग्रेशन। तो जो सर फ्रांसिस गैल्टन थे वो उनका नाम एसोसिएटेड है रिग्रेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के साथ में। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सन एंड फादर के हाइट के बीच में एक तरह से एज एंड हाइट के बीच में रिग्रेशन को इन्होंने यहाँ पे देखा था। तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है इससे रिलेटेड है हमारे सर फ्रांसिस गैल्टन। चलिए तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इन ए रिग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी वाई
अब ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ये आपकी रिग्रेशन की लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो बी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। इंडिकेट स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। देखिए जो ये मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए एक्स है, ए है, बी है और वाई है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक्स हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ए को बोलते हैं इंटरसेप्ट या इंटरसेप्टर इसको बोला जाता है। और बी आपका होता है, इसको बोलते हैं स्लोप। बी आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। और वाई हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये रहता है जिसकी वैल्यू में हम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हम मान लेंगे कि हमारे पास एक एसबीआई का एम्प्लॉई है। एक एम्प्लॉई का सेटिस्फैक्शन हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन एक साइड है, दूसरे साइड उसकी सैलरी है, राइट। ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिए हैं, एक हमारा है जॉब सेटिस्फैक्शन का और दूसरा मेरे पास है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो जैसे जैसे हम सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं, सैलरी को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय का, वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम सैलरी यहाँ पे डाउन कर रहे हैं तो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे कम हो रहा है। तो मैनिपुलेशन हम किस में कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि साफ साफ हम मैनिपुलेशन अपने सैलरी के अंदर हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं और उसका इफेक्ट आपके जो बेसिकली एम्प्लॉय है उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में हम लोग देख रहे हैं। तो मैनिपुलेशन हम सैलरी में कर रहे हैं, तो सैलरी इज इंडिपेंडेंट, सैलरी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरेज हम देख रहे हैं उसका इफेक्ट किस पे, एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन पे। तो ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको डिपेंडेंट बोलेंगे। तो ये 2 चीजें यहाँ पे हैं। तो x है आपका जिसको आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो ये आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a आपका होगा इंटरसेप्टर और b आपका होता है स्लोप। और या इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के रिग्रेशन कोफिशिएंट आप लोग देखते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं इसको, bxy एंड byx। 2 कोफिशिएंट आपके निकलते हैं, एक x ऑन y और एक y ऑन x, ये 2 तरह से निकलता है। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ए नॉर्मल कर्व। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एनपीसी बनता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बनता है आपका, जो कि आपका बेल शेप का कर्व होता है। ये कभी भी आपके जो लाइन है एक्स एक्सेस, ये वाली लाइन, इसको कभी टच नहीं करता, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कर्व होता है। बेल शेप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने बेल देखी होगी, जो घंटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए बेल शेप कर्व यहाँ पे बोला जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला गया है ये कौन सा इसके अंदर आपका सही नहीं है, कौन सी मतलब इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल कर्व इज यूनिमॉडल, बिल्कुल ये आपका यूनिमॉडल कर्व होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी है, इन ए नॉर्मल कर्व एक्स बार इज ग्रेटर देन यू नो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये होता है, इसको देखते हैं अभी ये होता नहीं होता है। डी है आपका, इन ए नॉर्मल कर्व Q3 माइनस एम इक्वल टू एम माइनस Q1। तो देखिए जो सी वाला है, ये नॉर्मल कर्व की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है। नॉर्मल कर्व के केस में आपका क्या रहता है, एक्स बार इक्वल टू एम इक्वल टू जेड रहता है, यानी कि इसके अंदर आपका जो मीन है वो बराबर रहता है मीडियन के और मोड के, यानी कि तीनों जो हैं आपके एक तरह से आप मेजर कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, तो ये तीनों आपके एक तरह से बराबर रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो उसकी दी गई है कि आपका ये जब पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड होता है, स्क्यूअर्ड का मतलब हम लोग देखते हैं जैसे नॉर्मली, ये तो आपका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके अंदर किसी तरह की स्क्यूनेस आपको दिखेगी नहीं। स्क्यूनेस मतलब झुकाव हम जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 तरह की स्क्यूनेस होती है जब हम स्क्यूनेस की बात करेंगे। एक तो आपका होगा ये निगेटिवली स्क्यूड होता है, या आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब ये देखना राइट साइड से थोड़ा सा आपका झुका हुआ होगा, यानी कि ये आपका पॉजिटिव स्क्यूअर्ड कर्व होता है। नेगेटिव मतलब ये आपका लेफ्ट साइड से थोड़ा सा झुका हुआ होगा नॉर्मल शेप से, तो ये नेगेटिवली स्क्यूअर्ड होता है। तो ये जो कंडीशन दी गई है आपकी सी वाली, ये है पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड के केस में ये कंडीशन होती है, जिसमें आपका मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन होता है, सबसे छोटा उसके अंदर मोड पाया जाता है, राइट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टी टेस्ट वॉज गिवन बाय। अब स्टूडेंट्स टी टेस्ट वॉज किसने दिया था, ये
क्रॉक्सटोन ने दिया था, गोसेट ने दिया था, गैल्टन ने दिया था या बाउले ने दिया था, तो इसको बोला जाता है गोसेट। स्टूडेंट्स टी टेस्ट को गोसेट टी टेस्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, तो ये प्रोपाउंड किया था गोसेट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूटिलिटी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूटिलिटी पढ़ते हैं, तो यूटिलिटी के बारे में कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यूटिलिटी आपकी एब्सोल्यूट होती है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यूटिलिटी इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर। देखिए यूटिलिटी इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल एब्सोल्यूट भी होती है, आपके रिलेटिव भी होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको एक तरह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना होता है। अगर यहाँ पे यूटिलिटी इज ओनली एब्सोल्यूट लिखा होता तो हो सकता है कि हमारा ये ऑप्शन बन जाता जब ओनली के केस में, क्योंकि ये आपके रिलेटिव भी होती है, ठीक है, बट यहाँ पे ये सही आपका आंसर है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, क्या ये सब्जेक्टिव होता है? बिल्कुल ये सब्जेक्टिव होता है। देखिए हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्टिव टर्म, एक होती है सब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब ये रहता है हमारे पास कि, पहले सब्जेक्टिव समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये रहता है हमारे पास कि आपकी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, आपकी जो एक ओपिनियन है वो अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। जितने लोग उस चीज़ को देखेंगे वो उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ये होती है सब्जेक्टिविटी, ठीक। बट ऑब्जेक्टिविटी उसको कहते हैं जिसके अंदर जो फिनोमेना आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली सभी लोग उसको वैसा ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे जैसा वो है। उसके अंदर एक तरह की सिमिलैरिटी होगी स्टेटमेंट के अंदर। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो इसका एग्जांपल वैसे समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं एंड यू हैव टू चूज ओनली 1 ऑप्शन, ठीक है। आपको एक ऑप्शन उसके अंदर चूज करना है, उसके अलावा आप अपने विचार, अपनी जो स्टेटमेंट है या अपनी जो ओपिनियन है उसके अंदर नहीं दे सकते हैं। बट जो अदर एग्जामिनेशन जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर आपके जो रिटन एग्जामिनेशन वो होता है उसके अंदर आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं, अपना जो आपको लगता है वो चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, जिसको ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड भी हम लोग बोलते हैं। तो वो आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का कंडीशन होता है। तो ये आपका सब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यूटिलिटी आदमी की डिफर करती है अलग अलग लोगों से। जैसे मेरी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, आपकी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, वैसे ही अलग थर्ड पर्सन की यूटिलिटी कुछ और हो सकती है। तो ये सब्जेक्टिव नेचर होता है, ठीक। उसके बाद लास्ट है यूटिलिटी इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर। ये भी बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी हमारी क्या होती है, एक तरह से वांट को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि वांट अराइज होती है उसके बाद हम डिमांड करते हैं, तो डिमांड के बाद जो हमारी यूटिलिटी अराइज होती है उससे हम देखते हैं कि कितनी हमारी वांट सेटिस्फाई हुई है, वही हमारी यूटिलिटी होती है। बट सी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। यूटिलिटी इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस केस। और नॉट ट्रू आपको बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, एट फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए सेटिस्फैक्शन का अलग अलग लेवल हो सकता है, कभी आपको कम सेटिस्फैक्शन हो, कभी ज़्यादा हो, कभी यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब आपका उससे ज़्यादा अब सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, मैक्सिमम आपको सेटिस्फैक्शन है, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का रोल क्या रहता है। ये क्या लेस देन 0 होती है, इक्वल टू 0 होती है, मोर देन 0 होती है, नन ऑफ दी अबव। तो इसको ध्यान में रखना, जहाँ पे आपकी मार्जिन फुल सेटिस्फैक्शन है, यानी कि सेटिस्फैक्शन आपका मैक्सिमम लेवल पे होता है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SDR स्कीम केम इनटू ऑपरेशन इन। अब यहाँ पे SDR से क्या मतलब है, ये होता है आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि IMF यूज करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर हमारी एक बास्केट ऑफ करेंसी होती है। अब इसके अंदर 5 करेंसीज होते हैं हमारे, ठीक। 5 करेंसी मिलके SDR को फॉर्म करती हैं। ये इसको पेपर गोल्ड भी यहाँ पे बोला जाता है SDR को, इसको भी ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच नोट इज नोन एज पेपर गोल्ड करके पूछा जाता है, तो वो आप SDR बोलेंगे उसको। इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ करेंसी, ये एक एग्जैक्टली करेंसी जैसा नहीं है, बट इसको एज ए करेंसी हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं कि इसके केस में IMF इसको एक तरह से यूज करता है। तो SDR के अंदर आपकी 5 करेंसी होती हैं, जिसके अंदर आपका डॉलर होता है, ठीक, येन होता है, युआन होता है, पॉन्ड होता है और स्टर्लिंग इसके अंदर होता है। तो ये 5 करेंसी इसके अंदर होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये कब ऑपरेशन में आई थी SDR, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका 1969, विच इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज। अब यहाँ पे बोला गया है इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कौन होता है। IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, WTO या AFC। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड से क्या मतलब होता है हमारा, एक तो हमारा क्या होता है इंटरनल ट्रेड होता है जिसको डोमेस्टिक ट्रेड भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि एक जो देश है हमारा, जैसे एक नेशन के जो सीमाओं के अंदर हम लोग व्यापार करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो वो हमारा क्या रहता है, हमारा इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड हम लोग बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट इज आर इंटरनल ट्रेड। बट हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया के बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पार्ट हो जाता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक बॉडी होती है जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ पे काम करती है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉडीज होती हैं कुछ इंटरनेशनल सेटलमेंट से रिलेटेड जो बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे पास IMF है, WTO है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हमारे पास होता है। तो वर्ल्ड बैंक आपका बेसिकली एक ग्रुप है, ग्रुप इसके अंदर 5 यहाँ पे बॉडीज आती हैं तो जनरली वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक हमारा इंडिया कब इसका मेंबर बना था, तो इसके देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF यहाँ पे ये 2 ट्विंस हैं आपके, ब्रेटन वुड्स के अंदर इनको यहाँ पे एक तरह से प्रोपाउंड किया गया था, फाउंड किया गया था। तो इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी यहाँ पे कहा जाता है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को, जो कि 1944 के अंदर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे। तो यहाँ पे इंडिया इसका फाउंडर मेंबर रहा है। तो उसका जो मेंबर है इंडिया कब बना था, 1945 से इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो 1945 इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर है डगलस मैकग्रेगर्स की वाई थ्योरी बताई गई है, किसके बेस पे है। यहाँ पे देखिए मोटिवेशन की थ्योरी से ये क्वेश्चन है। मोटिवेशन की जो थ्योरी है, हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उसमें डगलस मैकग्रेगर की आपके पास एक थ्योरी आती है जिसमें एक्स एंड वाई थ्योरी होती है। तो इसके अंदर दोनों अप्रोच बोली गई है। ये आपकी बेसिकली एक्स थ्योरी आपकी निगेटिव अप्रोच की होती है, जबकि आपकी ये पॉजिटिव अप्रोच की थ्योरी होती है। एक्स के अंदर क्या कहा जाता है, एक्स थ्योरी के अंदर कहा गया कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बेसिकली वर्कर्स होते हैं, वो कामचोर होते हैं, वो काम ठीक से अपने मन से काम करना नहीं चाहते हैं। उनके लिए आप एक तरह से क्या कीजिए, उनको अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट जो मैक्सिमम लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, ये इसके अंदर थ्योरी के अंदर बोला गया है। तो उनको आपको काम करवाना पड़ेगा, डरा के धमका के उनको काम करवाना पड़ेगा। ये एक्स थ्योरी के अंदर डिफाइन किया गया। बट वाई थ्योरी के अंदर कहा गया है कि जो इंसान होता है वो मोटिवेटेड होता है, ठीक है, वो बॉर्न होता है वर्क करने के लिए और वो काम करना चाहता है और वो अच्छे से काम भी करता है। तो वाई थ्योरी आपकी पॉजिटिव अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करती है। तो वाई थ्योरी का ही आपको बोला गया है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन से रिलेटेड है ये, और ऑप्शन नंबर बी आपका इस केस में सही बनेगा वाई थ्योरी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल फॉर्मेंसिव इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखिए फंक्शनल फॉर्मेंसिव पहले समझते हैं होता क्या है। अब जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच होती है हर चीज़ की, तो ट्रेडिशनली हम लोग देते थे फॉर्मेंसिव क्या होती थी, जैसे हम लोग सुपरवाइजर, हम लोग को कुछ पता है कि क्या होता है। तो एक जो फैक्ट्री होती थी बेसिकली एक पूरी फैक्ट्री के अंदर हमारे पास एक ही सुपरवाइजर होता था, वो सारे काम को वही देखता था, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपका पैकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड, तो सारी चीज़ों को एक ही यहाँ पे फॉरमैन देखता था। बट जो हमारे FW टेलर हैं, FW टेलर ने कौन सी थ्योरी दी थी आपको पता होगा, इसके अंदर इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी FW टेलर ने। तो इन्होंने बताया कि जो फॉर्मेंशिप फंक्शनल फॉर्मेंशिप है वो यहाँ पे लानी चाहिए। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमको एक एक फॉरमैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे जिस तरह का फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन है उसके लिए अलग फॉरमैन हो हमारे पास, पैकेजिंग है उसके लिए अलग से हमारे पास फॉरमैन हो, और उसके अलावा हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए अलग से फॉरमैन हो। तो इससे क्या रहेगा, हमारे पास वर्क एक तरह से अच्छे से हो पाएगा और एक तरह से डिवाइडेड भी यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, और ये कंट्रीब्यूशन है किसका, FW टेलर का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो टाइप के होते हैं। फॉर्मल के अंदर हम देखते हैं कि एक फॉर्मली उसको कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर पहले से आपके पास जो हम कह सकते हैं
प्री डिटरमाइंड हायरार्की इसके अंदर रहती है, यानी कि किसने किससे कम्युनिकेट करना है, कहाँ पे आपने रिपोर्टिंग करनी है, कहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, कहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपका प्री डिटरमाइंड रहता है और ऑफिशियली एक तरह से रिकॉर्ड में रहता है। तो इसको हम फॉर्मल बोलते हैं। जबकि इनफॉर्मल के अंदर कोई कहीं से भी कम्युनिकेट करता है, जैसे आपके ग्रुप्स बनते हैं तो ग्रुप के अंदर जैसे सेम लेवल के जो एम्प्लॉई हैं वो आपस में बात कर रहे हैं या इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल होता है। इसको ग्रेप वाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए हमारे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप अंगूर देखते हैं, अंगूर के अंदर जो अंगूर लगे हुए होते हैं वो एक तरह से कहीं से भी लगे हुए होते हैं, तो कोई गुच्छा टाइप का होता है। तो जो ग्रेप वाइन है ये नाम इसीलिए पड़ गया क्योंकि इसके अंदर कोई कहीं से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो इनफॉर्मल का ये पार्ट होता है। इसके अंदर कुछ प्रीडिटरमाइंड नहीं रहता, कोई कहीं से भी कम्युनिकेट करता। तो डी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा इस केस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपके पास ऑप्शंस हैं, अल्फ्रेड स्लोन ने, मैसी ने या हेनरी फ्यूल ने, पीटर अपड्रकर ने। तो ये ऑप्शन डी आपका सही बनेगा इस केस में। पीटर अपड्रकर ने इसको प्रोपाउंड किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड बाई। अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, पहली चीज़ तो प्रोपाउंड किसने की, दूसरी चीज़ की न्यू क्लासिकल थ्योरी होती क्या है। देखिए न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर बात करी गई कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है एक आपका सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, यानी कि एज ए सोशल स्ट्रक्चर वो उसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनके उनके क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हमारे काम में, हमारे एम्प्लॉय के हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हीं का रोल होता है। इसलिए वहाँ के जो हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके वेलफेयर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। यही न्यू क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे कहती है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? एल्टन मायो ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था, जो कि सोशल एक तरह से सोशल थ्योरी के लिए यहाँ पे जानी जाती है। 18th वाला क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एल्टन मायो इज क्लासिफाइड अंडर। यही क्वेश्चन नीचे आ गया है एल्टन मायो का। तो यहाँ पे बोला गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो इज क्लासिफाइड अंडर, किस तरह के स्कूल के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है, क्लासिकल स्कूल के लिए, सिस्टम स्कूल, बिहेवियरल स्कूल या क्वांटिटेटिव के लिए। तो ये जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियरल स्कूल के लिए इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उन पे ये यहाँ पे बात करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर एडमिटेड पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल ऑफ द ₹4,80,000 एंड ₹3,10,000 respectively. They admitted Z as a partner with 1/4 share of the profit. Z brings ₹3 lakhs as his capital. Z's share of the goodwill. यहाँ पे देखिए ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपको बेसिकली गुडविल दी नहीं रहती है, आपको निकालनी पड़ती है। सबसे पहले देखिए चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है पार्टनर्स, जो कैपिटल है उसकी, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी एक्स एंड वाई एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, तो उनकी कैपिटल 4,80,000 है, 3,10,000 दी है। और जेड को, नए पार्टनर को जेड को एडमिट किया है, जिसका शेयर है 1/4 शेयर इसके अंदर है, और उसको बोला है कि वो अपना कैपिटल 3 लाख कैपिटल वो वहाँ पे लेके आया है। तो सबसे पहले हम कैपिटल गुडविल की यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जो फर्म के अंदर टोटल हम मान के चलते हैं, अगर 1/4 के लिए उसको एडमिट किया है, 1/4 के लिए एडमिट किया है और वो 3 लाख रुपए आपके कैपिटल के रूप में यहाँ पे लेके आ रहा है, तो कुल मिला के कैपिटल, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, यानी कि टोटल जो हम मान के चल रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 3 लाख × 4 हम करेंगे तो 12 लाख यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 12 लाख का 1/4 करेंगे तो 3 लाख यहाँ पे आता है, जो कि हमने एडमिट कर दिया, यानी कि हमने दे दिया किसको, जेड को दे दिया, जो कि नया पार्टनर है। ठीक, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले 4,80,000 तो हमारे पास एक्स का कैपिटल है, प्लस करेंगे 3,10,000, ये आपका वाई का है। उसके अलावा 3 लाख जो है वो नया पार्टनर यहाँ पे लेके आया है। अब इसको टोटल हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा आपके पास 10,90,000 आपके पास निकल के आता है। ठीक है, और जो एक्चुअल हमने निकाला वो हमारे पास कितना है, 12 लाख का हमारे पास, हम ये फर्म का एक तरह से आप प्रॉफिट इसको समझ सकते हैं 12 लाख, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपको जेड को 1/4 ऑफ शेयर्स आपने दिया ना, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट बोला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे
1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दिया, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट में 3 लाख बन रहा है, तो मतलब फुल में आपका एक में कितना बन जाएगा, पूरा 4 से 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी 12 लाख का है, उसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल का पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट गुडविल का पार्ट आपके पास निकल के आएगा। तो ये प्रॉफिट है 12 लाख का, उसमें से माइनस कर देंगे जो 10,09,000 का हमारे पास निकल के आया था क्या, कैपिटल का पार्ट। तो अमाउंट जो निकल के आती है 1,10,000, ये आपका गुडविल का अमाउंट है, ठीक है। 1,10,000 अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1,10,000 आपके पास गुडविल का अमाउंट निकल के आएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो जेड का शेयर है वो कितना बनेगा। 1,10,000 टोटल आपका गुडविल हो गया, फर्म की गुडविल। अब इसका 1/4 जो कि आपके जेड को जाना है वो आप दे दीजिए, तो 27,500 की जो अमाउंट है वो जेड का यहाँ पे शेयर बनता है। तो आंसर आपके पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27,500 की अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L अकाउंट वेरीज एवरी ईयर अंडर। यहाँ पे देखिए अब आपको बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल यहाँ पे वेरी करता है, हर साल चेंज होता है। कौन सी मेथड के अंदर, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, अन्यूटी मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अब जो मेजर हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड होते हैं वो 2 मेथड होते हैं, एक तो आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होती है और दूसरा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। देखिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या है, आपका जैसे 10% आपका फिक्स है तो हर साल आपका 10% ही चार्ज किया जाएगा, यानी कि इक्वल अमाउंट आपसे चार्ज की जाएगी, डेप्रिसिएशन की आप इक्वल अमाउंट यहाँ पे चार्ज करोगे। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की आपकी एसेट थी, आपको इस पर 10% का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो फर्स्ट ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 का लगेगा। दूसरे साल आप क्या करोगे, ये 1,000 आप 10,000 में से पहले माइनस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आप डेप्रिसिएट कर चुके हैं। तो 1,000 की अमाउंट को हमने माइनस किया, तो जो आपकी बैलेंस अमाउंट बचती है 9,000 रुपीज़ की, अब इसका 10% आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि दूसरे साल आपका 900 रुपीज़ का ही आपका डेप्रिसिएशन बनेगा, जो कि पहले आपका 1,000 का था। तो ये आपकी अमाउंट जो है वो वेरी करेगी, यानी कि बदलते रहेगी हर साल जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो यहाँ पे वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। अभी देखिए यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के केस में आप सबको पता होगा कि जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है वो यहाँ पे लिमिटेड होती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी है वो शेयर होल्डर की वो लिमिटेड यहाँ पे होती है। जबकि आपका जब हम फर्म की बात करते हैं या पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के सभी में यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे बियर करनी पड़ती है। अब लाइबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड होने का मतलब आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड होने का मतलब ये है कि जितनी वैल्यू के आपने पेडअप करने हैं उतनी वैल्यू पेडअप करने तक की आपकी लाइबिलिटी है। उससे फर्दर अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, कोई वाइंड अप होती के टाइम पेमेंट करनी होती है, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। बट अनलिमिटेड के केस में जितना अमाउंट आपने यहाँ पे करना है उसके बियॉन्ड भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर फर्दर रिक्वायरमेंट होती है फंड की तो वो उसके लिए भी आप बराबर लाइबल होंगे। तो ये दो आपके एक तरह से आप समझ सकते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड के केस में। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके केस में आपकी जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है किस एक्सटेंट तक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ द सीएस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके केस में सही आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरिम डिविडेंड इज सोन। अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका एनुअल डिविडेंड होता है जो कि आपका एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जो कि आपकी ईयरली होती है। बट एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये आपका सेमी एनुअल होता है। सेमी एनुअल का मतलब होता है कि ईयर से पहले हो जाता है। जैसे ईयर एंड होने के बाद आपकी एजीएम होती है तो उस एजीएम से पहले इसको एक तरह से डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे आपके 2 एनुअल जनरल मीटिंग 2 एजीएम के बीच में इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, ठीक है, जो कि आपके एनुअल डिविडेंड से पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको शो कहाँ किया जाएगा, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है।
प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट या ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए इसके दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर आपका इंटरिम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या इसका ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी कि जब ये आपका एडजस्टमेंट के तौर पे दिया है, यानी कि ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया है, तो आप सबको पता होगा कि वो एंट्री हमारी दो जगह पोस्ट की जाती है, हमेशा का ये रूल रहता है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट है तो ये इंटरिम डिविडेंड पहली चीज तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, राइट। डेबिट साइड जहां पे हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे वहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी तरफ ये आपके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट भी दिखाया जाएगा, यानी कि दो जगह इसकी एडजस्टमेंट होगी। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो जैसे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें कंडीशन दी नहीं गई है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 लाख, द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है, एक तरह से सेल्स को 100 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हमने सेल्स को यहाँ पे 100 माना है तो हमारे पास प्रॉफिट ऑलरेडी हमें 20% दिया है, तो इसका 20% हमारे पास क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर हमारे पास 100 में से 20 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS जो हमारा है वो 80 बनेगा, क्योंकि टोटल सेल तो हमारी 100 की हुई है। ठीक, तो इस केस में जो अमाउंट निकल के आएगी वो आपके पास निकल के आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया गया है ऑलरेडी 1 लाख का दिया गया है और 20% आपका प्रॉफिट है, और टोटल जो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी आपके पास 25,000 की अमाउंट आपके पास निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन रिसीव्ड फॉर द स्पेशल पर्पज विल बी टेकन टू द। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो डोनेशन आपको रिसीव की जाए, एक तो जनरल पर्पज के लिए होती है, एक स्पेशल पर्पज के लिए होती है। जब भी आपको जनरल पर्पज के लिए होती है मतलब आप उसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, किसी भी काम में आप उसको लगा सकते हैं, जो डोनेशन आपका जनरल पर्पज के लिए। बस स्पेशल पर्पज के लिए जब भी डोनेशन मिलता है तो जिस काम के लिए आपको डोनेशन दी गई है उसी काम में उसको आपको खर्च करना है। बेसिकली ये आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है कि जिस काम के लिए डोनेशन मिला है हमें उस काम में उस अमाउंट को यहाँ पे स्पेंड करना है, उसे हमें खर्च करना है। तो डोनेशन रिसीव जो होती है स्पेशल पर्पज, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी होगी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आप शो करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि इस अमाउंट को हमने एज इट इज स्पेंड करना है जिस चीज़ के लिए ये डोनेट की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर होता क्या है इसको समझ लो पहले। लॉ ऑफ DMU के अंदर हम कहते हैं कि हम जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट से वो कम होती जाती है। जैसे मैंने क्या किया, पहले मुझे एक तरह से मैं मान लेता हूँ प्यास लगी थी, मैंने आधा गिलास मान लेते हैं, आधे गिलास पानी पिया, मुझे क्या और ज़रूरत पड़ी, मतलब मुझे यूटिलिटी पहले मुझे 100 थी, मेरे को पहले गिलास से मुझे 100 की यूटिलिटी मिली, मतलब मैंने आधा गिलास पिया, मुझे 100 की यूटिलिटी, मुझे बहुत प्यास लगी थी। उसके बाद मैंने पूरा एक गिलास पिया तो मुझे कुछ 80% मान लेते हैं यूटिलिटी मिली, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई थी। उसके बाद 3-4 गिलास पे आते हैं धीरे धीरे, तो हमारी यूटिलिटी वैसे वैसे गिरती रहती है, क्योंकि मुझे अब पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अब प्यास नहीं लगी हुई है। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, पानी की अमाउंट को मैं बढ़ाऊंगा, तो एक बार के लिए ये निगेटिव भी आपके चली जाएगी, आपको एक तरह से नफरत, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि पीने के लिए लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ DMU। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, सारे एक्सेप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा नहीं है। देखिए रेयर गुड्स से आपका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि रेयर गुड्स के केस में आप क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ DMU जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, तो ये रेयर गुड्स के केस में बिल्कुल आपका होता है। जैसे कुछ लग्जरियस आइटम्स होते हैं, लग्जरियस आइटम्स में आपको जैसे आपके कार है,
जितनी महंगी महंगी कार आप लोग खरीदेंगे उतना आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक तरह से मिलता है। यानी कि जितना आप यूज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो रेयर गुड्स के केस में इसको देखा जाता है। डिजायर टू होल्ड पावर एंड वेल्थ, ये भी आपका एक एक्सेप्शन है इसके केस में, क्योंकि इसमें ये लॉ काम नहीं करता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी एक तरह से पावर होती है ना, जो जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होती है और ज़्यादा पावर को एक तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करता है। जैसे जो कोई पहले एमपी होते हैं, पहले एमएलए होते हैं, फिर वो एमपी बनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे सीएम बनने की दौड़ में आ जाते हैं। सीएम के बाद वो आगे जाके सोचते हैं कि हम भी पीएम बन जाएं, या इस तरह से कुछ। तो ये क्या है, पावर और वेल्थ, दो चीज़ें, पैसा, रुपया पैसा जो भी है आपका, जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा आप लोग चाहते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है इस लॉ का। उसके बाद लास्ट है आपका, देखिए, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब जैसे जैसे आप कुछ आपके जो ऐसे, जैसे हम लोग बोलते थे शराब है, इसके अलावा वाइन, जो लिकर है, लिकर हो गया, इसके अलावा सिगरेट्स हो गए, इसके अलावा जो भी आपका इस तरह के स्मोकिंग्स के कुछ हैं, तो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। यानी कि सेटिस्फेक्शन आपका कम नहीं होता। जैसे जो लिकर का यूज करते हैं, जैसे शराब पीते हैं वो लोग, तो उनको जितना ज़्यादा पिलाओगे उतने ज़्यादा उनको खुशी होती है, उतना ज़्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी हैं, जैसे नशे की जो भी चीज़ें हैं वो सब, तो ये भी इसके एक्सेप्शन में आती हैं। इन पर भी ये लॉ काम नहीं करता है। बट जो सी ऑप्शन है आप देखेंगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन, ये आपकी कंडीशन है लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने की। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये कंडीशन है कि आप ऐसा नहीं है कि छोड़ के उसको ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी की बात करी ना, तो पानी मैंने रेगुलर इंटरवल्स पे लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी प्यास लगी थी तो मैं एक गिलास मैंने अभी पी लिया और उसकी जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो मैं देख रहा हूँ 5 घंटे बाद जो मैंने दूसरा गिलास लिया उसे कंबाइन करके। ऐसा नहीं है, मेरे को एक थोड़े टाइम पीरियड बाद उसी समय मेरे को पानी पीना है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद पीना है। यानी कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। अगर इसके बीच में गैप होता है तो फिर ये लॉ आपके काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही बनेगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपका है लॉ ऑफ डीएमयू, एक आपका होता है लॉ ऑफ ईएमयू, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि आपके पास जैसे 2 गुड्स हैं, कोई भी 2 गुड्स हैं आप, 1 2, ये गुड्स को आप ऐसे यूज करते हैं, एक की क्वांटिटी बढ़ा के दूसरे की क्वांटिटी घटा के आप ऐसे ऐसे उस गुड्स को यूज करेंगे कि जो मार्जिनल, जो ये टोटल यूटिलिटी इनसे मिलने वाली है वो हमेशा इक्वल होगी। जैसे मेरे पास, मैंने मान लिया कि मेरे पास 10 रुपये हैं, अब मैं 10 रुपये को मुझे खर्च करना है, एक बिस्किट लेना है या चिप्स लेना है, तो मैं देखूंगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, मैं ज़्यादा पैसे उस पर खर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि चलो इसकी जगह 100 मान लेते, तो मैंने बोला कि 100 रुपीज़ को मुझे खर्च करने हैं, तो उसके लिए मैंने बोला कि 60 रुपीज़ मैं क्या करूँगा, अगर मैं चिप्स पे खर्च करता हूँ, 40 रुपीज़ मैं अपने बिस्किट पे खर्च करता हूँ, तो मुझे टोटल मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना है, इस चिप्स को कम करना है, अगर मैं इसको 50 कर दूँ और उसको भी 50 कर दूँ, बिस्किट को भी, तब भी मैं सोचूंगा कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिले वो बराबर मिले। तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको बराबर की यूटिलिटी यहाँ पे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो प्रोपाउंड किया था वो अपने गोसेन ने यहाँ पे किया था, क्योंकि गोसेन, इसको जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, और इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का सेकेंड लॉ यहाँ पे बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 26 का डी ऑप्शन बनेगा, गोसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, दिस वॉज क्लेम्ड बाय। अब यहाँ पे बोला गया है इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड का ये मतलब है कि जैसे जैसे हमारे गुड्स के प्राइस गिरते हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। ये आपका सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट होता है। तो कुछ केसेस में लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं करता है, जैसे इन्फीरियर गुड्स के केस में, उसी तरह यहाँ पे बोला गया है, तो वो आपका आंसर बनेगा गिफिन, क्योंकि इनको गिफिन गुड्स के केस में गिफिन पैराडॉक्स भी बोला जाता है। तो गिफिन गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर नेचर के होते हैं, तो वहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जैसे हम मान लेते हैं ना, हमने जैसे कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे डेली यूजेज के, या जैसे नमक को हम ले लेते हैं, सॉल्ट हम लोग ले लेते हैं,
तो सॉल्ट का जैसे जैसे प्राइस हमारे पास गिरता है, क्या हम उसको स्टोर करेंगे? क्योंकि सॉल्ट हमारा लिमिटेड यूज होता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि सॉल्ट हमारा बहुत सस्ता हो गया तो हम गोदाम भर भर के उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जितना हमारे यूज़ का होगा हम उसको उतना ही लेंगे, चाहे उसके प्राइस बढ़े या चाहे उसके प्राइस गिरे, उसके डिमांड में ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता है। तो कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं उनको हम एक तौर से गिवन पैराडॉक्स बोलते हैं, या इन्फीरियर गुड्स के केस कुछ वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट द डिमांड कर्व विल बी। अब यहाँ पे देखिए जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अलग अलग कर्व आपके पास बनते हैं, तो यहाँ पे आपसे ये वाला कर्व पूछा गया है, ये आपका इनफाइनाइट का केस होता है। इसके केस में ये जो होता है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे बनता है। इसका जो अपोजिट होता है वो आपका जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जो कि आपका इस तरह का कर्व बनता है, जो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे जो ये है लाइन, सीधी लाइन, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इसको बोला जाता है जो आपकी इस तरह की लाइन है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होती है इन केस ऑफ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो हमने अभी देखा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने देखी थी, तो उसका जो एक तरह से एनालिसिस है वो किसने किया था? तो वो किया था G.R. हिक्स ने। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमारा कुछ इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, एक तरह से इंडिफरेंस कर्व का मतलब हो गया कि ऐसे यहाँ पे हर जो पॉइंट है, हर जो कर्व है, किसी भी कर्व के हर पॉइंट पे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व का ही जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे क्वेश्चन यहाँ पे आया है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इसमें से बोला है नॉट ट्रू, जो आपका सही नहीं है वो वाला आपको यहाँ पे बताना है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व आर कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए पहला वाला क्या है, मैंने इसका डायग्राम भी आपको बता दिया, कुछ इस तरह का होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, बिल्कुल ये डाउनवर्ड हो रहा है। अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ, ये आपका डाउनवर्ड है, ये यहाँ से नीचे को आपको इस तरह से दिख रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल ये कन्वेक्स है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। ये आपका क्या है, एक कन्वेक्स शेप यहाँ पे है, तो ये भी आपका सही है। कनकेव बोला है, कनकेव नहीं होता, कनकेव आपका इस तरह का होता, अगर इस तरह का होता तो ये आपका कनकेव होता है। जैसे आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये कनकेव होता है आपका, ये कनकेव आपका बन रहा है। और कन्वेक्स का मतलब हो गया कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। लास्ट आपका इंडिफरेंस कर्व नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये बिल्कुल सही है, ये आपका किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच भी नहीं करता है, और एक इंडिफरेंस कर्व आपका दूसरे इंडिफरेंस कर्व को टच नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। और जितना ज़्यादा जितना हम कहते हैं कि अपर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतने ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी होती है बेसिक सी। सो गाइस ये थे हमारे आज की जो 30 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको जो ऑप्शंस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछे, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसको एक तरह से टैकल कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे कल को, तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।